बच्चों, ये है आपका लेक्चर 183 और हम कर रहे थे आपकी इंग्लिश की एनसीईआरटी में चैप्टर 7 अ विजिट टू कैम्ब्रिज। सो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। स्टीफन हॉकिंग के ऊपर ये चैप्टर है और फिरदौस कांगा उनको इंटरव्यू करते हैं हाफ एन आवर। सो पूरा वही इंटरव्यू है। सो हमने ये सारा चैप्टर देखा था, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। अब हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज भी हम एनसीईआरटी में से पहले देखते हैं। सो दिस इज योर पेज 104 फ्रॉम योर एनसीईआरटी। और फिर कंप्रेंशन चेक है। सो कंप्रेंशन चेक में विच इज द राइट सेंटेंस, क्वेश्चन 1 है विच इज द राइट सेंटेंस, इसमें से राइट सेंटेंस कौन सा है। क्वेश्चन 1 फर्स्ट नंबर है, कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड टू द राइटर। एक जगह पे राइटर जो फिरदौस कांगा है वो कह रहे हैं कि कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। सो क्या बोलना चाहते हैं। फर्स्ट, कैम्ब्रिज वॉज अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड, मतलब राइटर ऐसा बोलना चाहते हैं सेंटेंस से कि कैम्ब्रिज एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है इंग्लैंड की। सेकेंड, इंग्लैंड वॉज फेमस फॉर कैम्ब्रिज, या तो वो ऐसा बोलना चाहते हैं कि इंग्लैंड फेमस है कैम्ब्रिज की वजह से। या थर्ड, कैम्ब्रिज वॉज द रियल इंग्लैंड, कि कैम्ब्रिज ही इंग्लैंड है, कैम्ब्रिज ही सच में इंग्लैंड है। सो इस सेंटेंस से राइटर क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। सो राइटर क्या बोलना चाहते हैं, उनके लिए कैम्ब्रिज ही इंग्लैंड है, थर्ड। नेक्स्ट, द राइटर फोन्ड स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, राइटर ने स्टीफन हॉकिंग के घर फोन किया। फर्स्ट, फ्रॉम द नियरेस्ट फोन बूथ, अपने नजदीकी फोन बूथ से। सेकेंड, फ्रॉम आउटसाइड अ फोन बूथ, किसी बाहर के किसी फोन बूथ से। फ्रॉम इनसाइड अ फोन बूथ, इनसाइड अ फोन बूथ के अंदर से, तो कहाँ से फोन किया। सो आउटसाइड अ फोन बूथ, फोन बूथ के बाहर से फोन किया। थर्ड, एवरी टाइम ही स्पोक टू द साइंटिस्ट द राइटर फेल्ट गिल्टी बिकॉज, हर बारी जब राइटर साइंटिस्ट से बात कर रहे थे तो उन्हें खराब लग रहा था, गिल्टी फील हो रहा था, उन्हें ऐसा हो रहा था जैसे कि वो कोई गलत काम कर रहे हैं। सो क्यों। बिकॉज फर्स्ट, ही वॉजंट श्योर वॉट ही वॉन्टेड टू आस्क, उसे पता ही नहीं था उसे क्वेश्चंस क्या करने हैं। सेकेंड, ही फोर्स्ड द साइंटिस्ट टू यूज हिज वॉइस सिंथेसाइजर, क्योंकि वो सवाल कर रहा था और जो हॉकिंग्स थे वो बोल नहीं सकते थे, उनको शरीर में प्रॉब्लम थी, सो उन्हें वॉइस सिंथेसाइजर यूज करना पड़ रहा था। थर्ड, ही वॉज फेस टू फेस विद द लेजेंड, वो एक बहुत महान आदमी के आगे बैठे थे। सो सही आंसर है कि आंसर देने के लिए स्टीफन हॉकिंग को घड़ी घड़ी वॉइस सिंथेसाइजर, मतलब खुद जवाब नहीं दे सकते थे, उन्हें घड़ी घड़ी टाइप करना पड़ रहा था और फिर वो वॉइस बोल रही थी। फोर्थ, I felt a huge relief in the possibilities of my body in the given context. The highlighted words refer to. राइटर ने एक ऐसा सेंटेंस बोला था कि मुझे एक बहुत ही रिलीफ जैसा फील हो रहा था इन पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी, मेरी बॉडी जो जो कर सकती है। ये फिरदौस कांगा के वर्ड्स हैं कि मेरे को हाश हो रहा है कि मेरे शरीर ऐसी ऐसी चीजें कर सकती है। In the given context, the highlighted words refer to. So, possibilities of my body का मतलब क्या। First, shifting in the wheelchair, turning the wrist, standing up, walking, speaking, writing. So, किस बारे में बोल रहा है फिरदौस कांगा। फिरदौस कांगा घड़ी में टाइम देख सक रहा था, व्हीलचेयर में ऐसे मूव कर सकता था, तो उसे लग रहा था कि हाँ मेरा शरीर कम से कम इतना कर सकता है। सो शिफ्टिंग इन द व्हील चेयर, टर्निंग द रिस्ट, ठीक है, रिस्ट मतलब कलाई घड़ी घड़ी ऐसे करके वो टाइम देख पा रहा था। ऑब्वियसली स्टैंड और वॉक तो नहीं कर पाएगा। थर्ड, स्पीक और राइट भी नहीं, मतलब राइटिंग और स्पीकिंग तो करता था, राइटिंग भी,
पर वो व्हील चेयर पे इधर उधर हो सकता है और अपनी कलाई घुमा सकता है, इसलिए वो थैंकफुल था। और नेक्स्ट है पेज नंबर 104 पे ही, वर्किंग विद द टेक्स्ट। सो वर्किंग विद द टेक्स्ट में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Question 1. First, did the prospect of meeting Stephen Hawking make the writer nervous? If so, why? इतने महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग से मिलना है, क्या ये सोच राइटर को नर्वस कर रही थी? क्या इस सोच की वजह से राइटर नर्वस थे? सेकंड, डिड ही एट द सेम टाइम फील वेरी एक्साइटेड? इफ सो, वाई? ठीक है, इसी समय उसे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई, और ऐसा है तो क्यों? आंसर देखते हैं कि डिड द प्रोस्पेक्ट ऑफ मीटिंग स्टीफन हॉकिंग मेक द राइटर नर्वस? इफ सो, व्हाई? आंसर है फर्स्ट, यस द राइटर फेल्ट नर्वस ऑन द प्रोस्पेक्ट ऑफ मीटिंग स्टीफन हॉकिंग। ही वॉज नर्वस बिकॉज ही वॉज टायर्ड ऑफ पीपल आस्किंग हिम टू बी ब्रेव. He didn't want Stephen to treat him like that. स्टीफन हॉकिंग से मिलना राइटर को नर्वस कर रहा था, क्यों? हाँ, वो नर्वस था क्योंकि वो लोग उसको घड़ी घड़ी बोलते थे तू बहादुर बन, बहादुर बन। वो चाहता था कि स्टीफन हॉकिंग भी उसको वैसे ट्रीट ना करे, पर उसको पता नहीं था स्टीफन हॉकिंग, मतलब शायद उसको अंदाज़ा नहीं था स्टीफन हॉकिंग की हालत उससे भी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। सेकंड, डिड ही एट द सेम टाइम फील वेरी एक्साइटेड? इफ सो, वाई? क्या जो कांगा है, फिरदौस कांगा एक्साइटेड भी थे? ऐसा क्यों? यस, ही फेल्ट एक्साइटेड एट द सेम टाइम बिकॉज वो उसी समय एक्साइटेड भी थे बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ही कंसिडर्ड स्टीफन हॉकिंग हिज इंस्पिरेशन, उसको स्टीफन हॉकिंग अपनी प्रेरणा लगते थे। ही फेल्ट दैट मीटिंग somebody of his own kind would give him strength to meet challenges of life in a better way. उन्हें लगता था कि किसी को मतलब कोई आपके जैसा ही हो, आप उससे मिलो। जैसे फिरदौस कांगा व्हीलचेयर बाउंडेड थे, हॉकिंग भी व्हीलचेयर बाउंडेड थे, तो वो उससे मिल रहे थे। उनको लगा कि उनसे मिलने से उनको थोड़ी सी शक्ति आएगी, ताकि वो एक स्ट्रेंथ आएगी, मतलब एक ब्रेवरी मिलेगी उनको, जिससे वो अपनी ज़िंदगी के सारे चैलेंजेस, जो भी कठिनाइयां हैं ज़िंदगी की, उन्हें एक बेटर वे में सॉल्व कर पाएंगे। नर्वस थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वो स्टीफन हॉकिंग उनको सिंपैथी ना दिखाएं, और दूसरा एक्साइटेड थे क्योंकि उन्होंने सुना था कि वो मेरी तरह ही व्हीलचेयर बाउंडेड हैं, तो उनको लगा था कि भाई उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ले सकता हूँ और मैं भी मेरी लाइफ वैसे ही जी सकता हूँ। सेकंड, गैस द फर्स्ट क्वेश्चन पुट टू द साइंटिस्ट बाय द राइटर। राइटर ने पहला सवाल साइंटिस्ट से क्या किया? फिरदौस कांगा ने जो पहला सवाल था स्टीफन हॉकिंग से, वो क्या किया? The writer must have asked the scientist how he had been so brave. पहला सवाल फिरदौस कांगा ने साइंटिस्ट से ये किया होगा कि आप इतने ब्रेव कैसे हो, आप इतने बहादुर कैसे हो। थर्ड, Stephen Hawking said, I have had no choice. Does the writer think there was a choice? What was it? स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मतलब मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। Does the writer think there was a choice? What was it? क्या राइटर को लगता है कोई रास्ता था स्टीफन हॉकिंग के साथ? पास कौन सा रास्ता था? Yes, the writer thought there was a choice. राइटर को लगा नहीं, एक रास्ता तो था। क्या? The choice was to live creatively without caring for his disability. तो राइटर को लगा कि एक रास्ता था क्या?
कि हाँ मैं क्रिएटिवली जीऊँ, एकदम खुल के जीऊँ, क्रिएटिव होके जीऊँ, विदाउट केयरिंग फॉर हिज डिसेबिलिटी, अपनी जो मेरी डिसेबिलिटी है, जो मेरी अपंगता है, उसको बिना सोचे, उसके बारे में बिना सोचे मैं क्रिएटिव लाइफ जीऊँ। फोर्थ, I could feel his anguish. What could be the anguish? मुझे उनकी anguish मतलब मुझे उनका गुस्सा नजर आ रहा था। किस बात का गुस्सा था स्टीफन हॉकिंग को? The anguish was the feeling of helplessness. वो गुस्सा था helplessness का। helplessness मतलब आप एकदम बेबस हो, लाचार हो, ठीक है। Stephen's fingers were pale and mind frustrated. स्टीफन हॉकिंग की जो उंगलियां हैं एकदम पीली पड़ गई थी, क्योंकि उनको हर चीज टाइप करके बतानी पड़ती थी। एंड माइंड फ्रस्ट्रेटेड, उनका दिमाग एकदम फ्रस्ट्रेटेड था। ही कुड नॉट इवन स्पीक प्रॉपरली, वो ढंग से बोल भी नहीं सकते थे। तो ऑब्वियसली आप बोल नहीं सकते हो, आप एकदम मतलब आप फिजिकली हैरान हो, आप मेंटली हैरान हो, आप तो इतना तो ये बेबस हो गया ना इंसान, हेल्पलेसनेस हो गया, तो हेल्पलेस हो गया। सो हेल्पलेस होने की वजह से उन्हें गुस्सा आता है। ऑब्वियसली हम बीमार होते हैं, आप अपने पे ही लो, आप थोड़े से बीमार होते हो, बेड पे होते हो, सो आप कुछ कर नहीं सकते हो उस टाइम, मतलब आप पड़े रहते हो और आपकी मम्मी हाथ में आपको खाना वगैरह देती है, तो भी आपको बैठे बैठे गुस्सा आता है, जबकि आपकी पूरी सेवा हो रही होती है, पर तो भी आपको गुस्सा आ रहा होता है। सो गुस्सा आपको क्यों आता है? आपको खुद पे, आपकी हेल्पलेसनेस पे, कि क्यों मैं खड़ा नहीं हो सकता, किचन नहीं जा सकता या उठा नहीं सकता। सो एक जब भी हम कुछ कर नहीं पा रहे होते हैं, नॉर्मल चीजें भी, तब हमें एक हेल्पलेसनेस का एहसास होता है, हमें खुद पे गुस्सा आता है, माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। सो दिस वाज द फोर्थ नंबर। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट endeared the scientist to the writer so that he said he was looking at one of the most beautiful men in the world. What endeared the scientist to the writer, मतलब ऐसा साइंटिस्ट ने क्या किया, ऐसा क्या किया जो राइटर ने ऐसा सोचा कि भाई मैं सबसे सुंदर आदमी देख रहा हूँ। स्टीफन हॉकिंग के लिए फिरदौस कांगा ने ऐसे शब्द क्यों बोले कि मैं सबसे सुंदर आदमी देख रहा हूं दुनिया का? क्या देख के उन्होंने ऐसा बोला? द ऑथर वॉज नॉट लुकिंग एट द आउटवर्ड ब्यूटी, रादर ही वॉज टॉकिंग अबाउट इनर ब्यूटी। इस सेंटेंस में जब वो कहता है कि भाई स्टीफन हॉकिंग सबसे ब्यूटीफुल आदमी है दुनिया के, तो उस टाइम वो बाहरी सुंदरता की बात नहीं कर रहे हैं, वो अंदरूनी सुंदरता की बात कर रहे हैं। He was talking about Stephen was a strong and brave man with a good heart. स्टीफन हॉकिंग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेव मैन थे और जिनका हार्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मतलब स्ट्रॉन्ग और ब्रेव तो आप समझ ही सकते हो, इतने बड़े लेवल के साइंटिस्ट थे और वो व्हीलचेयर बाउंडेड थे, बोल नहीं सकते थे, झुके हुए, मतलब बहुत ज़्यादा शरीर में तकलीफ थी, तो ऑब्वियसली वो स्ट्रॉन्ग और ब्रेव तो थे, और हार्ट उनका अच्छा था, वो बात करके फिरदौस कांगा को पता लगा। रीड अलाउड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्यूटिफुल मैन विच इज द मोस्ट ब्यूटिफुल सेंटेंसेस इन द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे जब राइटर ये ब्यूटीफुल वाली बात बोल रहा है, कौन सी लाइनें बोल रहा है वो बोलने के लिए? Answer, most beautiful line of the description is, before you, like a lantern whose walls are worn so thin that you glimpse only the light inside, is the incandescence of a man. सबसे सुंदर लाइन डिस्क्रिप्शन की है कि आपके सामने एक जैसे चिमनी होती है, जैसे उसकी सारी दीवारें वॉन हो गई हैं, उस चिमनी की सारी दीवारें एकदम खराब हो गई हैं। सो थिन दैट यू ग्लिम्स ओनली द लाइट इनसाइड, आपको सिर्फ अंदर सिर्फ रोशनी ही दिख रही है, वो रोशनी है इज द इनकैंडिसेंस ऑफ अ मैन, मतलब
इंसान का अंदरूनी आत्मा दिख रही है। सो ये ब्यूटीफुल सेंटेंस है। क्या है ये? आपका चैप्टर में यूज हुआ है। बिफोर यू लाइक अ लैंटर्न हुज वॉल्स आर worn so thin that you glimpse only the light inside। आपको सिर्फ अंदरूनी रोशनी दिख रही है, एक आदमी की अंदरूनी सुंदरता दिख रही है। क्वेश्चन 7 का फर्स्ट, इफ द लैंटर्न इज द मैन व्हाट वुड इट्स वॉल बी। अगर वो लैंटर्न इंसान होता, अगर वो चिमनी इंसान होती तो उसकी दीवारें कैसी होती। वॉट इज हाउस्ड विद इन द थिन वॉल्स। उन पतली पतली दीवारों के अंदर क्या है। वॉट जनरल कंक्लूजन डज द राइटर ड्रॉ फ्रॉम द कंपैरिजन। ये जो लैंटर्न और इंसान की कंपैरिजन है उससे राइटर क्या कंक्लूड करता है। सो आंसर है हेयर वॉल्स रिफर टू द बॉडी विच इज वीक एंड विदाउट एनी स्ट्रेंथ। यहाँ वॉल क्या दिखा रही है, दीवारें किसकी बात कर रही हैं, दीवारें शरीर की बात कर रही हैं। वो शरीर जो कि वीक है, जो कि एकदम वीक है, कमजोर है और बिना स्ट्रेंथ का है। सेकेंड, विद इन दोज थिन वॉल्स व्हाट इज हाउस्ड विद इन द थिन वॉल्स। थिन वॉल्स के अंदर क्या है। अच्छा, वॉल्स किसे दिखाया जा रहा है, वॉल्स बॉडी के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, वो शरीर जो बिल्कुल वीक है, जिसमें कोई ताकत नहीं है। What is housed within the thin walls? इन thin walls के अंदर क्या है। So within those thin walls are the thoughts and feelings of human beings and a mind which is full of emotions। thin walls के अंदर क्या है, thin walls के अंदर वो सारे thoughts हैं, सारे feelings हैं human beings के, मतलब सारे विचार हैं, सारे थॉट्स हैं। वो पतली पतली जो दीवारें हैं उनके अंदर सारे थॉट्स हैं, सारे फीलिंग्स हैं। एंड अ माइंड विच इज़ फुल ऑफ इमोशंस, और एक दिमाग है जिसमें पूरे इमोशंस भरे हुए हैं। मतलब थिन वॉल्स के अंदर विचार हैं, भावनाएं हैं, विचार हैं, इमोशंस हैं। वॉट जनरल कंक्लूजन डज द राइटर ड्रॉ फ्रॉम द कंपेरिजन। सो राइटर क्या कंक्लूड करता है इस कंपैरिजन से। द राइटर फील्स दैट वॉट वी थिंक एंड फील इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वेदर वी कैन वॉक एंड स्टैंड। तो राइटर क्या फील करता है कि जो हम सोचते हैं या महसूस करते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, हम चल पाएँ या खड़े रह पाएँ उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है हम क्या सोचते हैं और क्या महसूस करते हैं। सो राइटर के हिसाब से क्या ज़्यादा ज़रूरी है भाई, शरीर और अंदर की बातें जब बोल रहा है राइटर, भाई शरीर और भावनाओं की बातें बोल रहा है, तो राइटर बोल रहा है कि भाई बाहरी जो शरीर है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी अंदरूनी फीलिंग्स और अंदरूनी भावनाएं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द साइंटिस्ट मैसेज फॉर द डिसेबल्ड। जो डिसेबल्ड हैं, जो जिन्हें, व्हाट इज द साइंटिस्ट मैसेज फॉर द डिसेबल्ड, जो लोग किसी भी चीज से डिसेबल्ड है, मतलब दिव्यांग बोला जाता है कि कोई कमी है उनके शरीर में, तो उसके लिए हॉकिंग, स्टीफन हॉकिंग क्या मैसेज दे रहे हैं। डू ओनली दोज थिंग्स एट विच यू आर गुड, डू नॉट वेस्ट टाइम इन ट्राइंग टू डू थिंग्स विच आर बियॉन्ड योर रीच। साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग सारे दिव्यांगों को, सारे डिसेबल्ड को एक एडवाइस देना चाहते हैं कि आप वही चीजें करो जिनमें आप अच्छे हो। वो चीजें जो आपकी हद में नहीं है आप उन्हें ट्राई करके अपना टाइम मत वेस्ट करो। मतलब वो जैसे ओलंपिक्स वगैरह चालू हुआ है, सो आप सब वहाँ ट्राई करने मत चले जाओ दिव्यांगों के लिए। वो उनके विचार हैं क्योंकि वो खुद भी एक दिव्यांग थे। सो वो एक बात कर रहे हैं जिनमें आप अच्छे हो वही चीजें करते रहो और कुछ अपनी रीच से ज्यादा कुछ ट्राई मत करो। Why does the writer refer to the guitar incident? Which idea does it support?
सो जब स्टीफन हॉकिंग ऐसी बात बोलते हैं कि भाई दिव्यांगों को जो अपने बस की चीजें ही करनी चाहिए, अपने बस से ऊपर वाली चीजें नहीं करनी चाहिए, तो इससे जो राइटर है एक गिटार इंसिडेंट को रिफर करते हैं। सो वो गिटार इंसिडेंट क्या है और क्या आइडिया वो सपोर्ट करते हैं, विच आइडिया डज इट सपोर्ट। सो द राइटर रिफर्स टू द गिटार इंसिडेंट बिकॉज ही हैड वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम इन दिस एक्सरसाइज। सो राइटर एक गिटार इंसिडेंट को रिफर करते हैं। क्यों, मतलब जो फिरदौस कांगा है वो गिटार सीख रहे थे। सो वो कहते हैं कि मैंने गिटार सीखने में बहुत ज़्यादा समय वेस्ट कर दिया मेरा इन दिस एक्सरसाइज, मतलब वो सीखने का जो पूरा कार्यक्रम था गिटार का उसमें उनका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ। इट सपोर्ट्स द आइडिया दैट वन शुड ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन दोज थिंग्स एट विच दे आर गुड। मतलब जो स्टीफन हॉकिंग जो बात कह रहे हैं कि जिस चीज़ में आप अच्छे हो आप वही करो, आपकी जो आपके रीच से ऊपर अगर चीज है तो उसको ट्राई करके अपना टाइम मत वेस्ट करो। बेटर है जिस चीज में आप अच्छे हो आप घड़ी घड़ी उसको ट्राई करते रहो। सो जो राइटर है तो इसी बात पे फिरदौस कांगा जो राइटर है वो यही बात को मतलब दोहरा रहे हैं, वो मतलब अपना इंसिडेंट शेयर कर रहे हैं स्टीफन हॉकिंग के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइटर एक्सप्रेसेस हिज ग्रेट ग्रैटिट्यूड टू स्टीफन हॉकिंग, व्हाट इज द ग्रैटिट्यूड फॉर। जो राइटर है फिरदौस कांगा वो बहुत ज्यादा थैंकफुल हैं स्टीफन हॉकिंग के। किस बात के लिए वो इतने ज्यादा थैंकफुल हैं। The gratitude is for not treating his disability as a weakness। ये thankfulness क्यों thankful हैं फिरदौस कांगा स्टीफन हॉकिंग से, क्योंकि हॉकिंग मतलब इसीलिए ग्रैटिट्यूड फील करते हैं। हॉकिंग की डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी पर वो अपनी डिसेबिलिटी को उन्होंने अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया। Hawking overpowers it and emerges an inspiration for other disabled people। हॉकिंग ने जो उनकी कमी थी उससे ऊपर उठ के उन्होंने अपना काम, अच्छा काम, साइंस के प्रति अच्छा काम जारी रखा और वो बाकी जो डिसेबल्ड लोग हैं, बाकी जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए वो एक बहुत बड़ी मिसाल बने। तो किसी भी रूप में अगर कोई दिव्यांग है, किसी भी रूप में कोई डिसेबल्ड है, डिफरेंटली एबल्ड है, सो जो भी डिफरेंटली एबल्ड है वो स्टीफन हॉकिंग की जो उनकी जो स्टोरी है उससे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ले सकता है। इवन जो नॉर्मल लोग होते हैं, नॉर्मल होने के बावजूद भी वो अपने आप को कम समझते हैं, लाइफ में डरते हैं कुछ अचीव करने से, इवन वो लोग भी स्टीफन हॉकिंग की लाइफ से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ले सकते हैं। 11th number, complete the following sentences taking their appropriate parts from both the boxes below। देखो यहाँ एक लाइन स्टार्ट दे दी है इन्होंने। फर्स्ट नंबर, देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन। तो ये भाई उनका असिस्टेंट लाइन पे था। अब ए और बी, इसमें से एक टुकड़ा लो, इसमें से एक टुकड़ा लो। सो देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन एंड आई टोल्ड हिम। तो ये देखो आधा टुकड़ा ये, एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया। सो आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, कि मैं व्हील चेयर पे आया हूँ इंडिया से। ठीक है, सो यहाँ आधी लाइन दी हुई है, आपको आधी आधी करके ये पूरी करनी है। You get fed up with people asking you to be brave। आप उन लोगों से एकदम ऊब जाते हो जो आपको ब्रेव होने के लिए बोलते हैं। You get fed up with people asking you to be brave। So asking you to be brave, तो जो लोग घड़ी घड़ी आपको ब्रेव होने के लिए बोलते हैं, बहादुर होने के लिए बोलते हैं,
आप उनसे फेडअप हो जाते हो। एज इफ यू हैव अ करेज अकाउंट, जैसे कि आपके पास कोई करेज अकाउंट है, जैसे कि आपके पास कोई बहादुरी का अकाउंट है। वो लोग आपको घड़ी घड़ी ब्रेव होने के लिए तो ऐसे बोलते हैं, जैसे आपके पास कोई बहादुरी का अकाउंट है और आप उस अकाउंट में चेक ही नहीं डाल रहे हो, वैसा लगता है। मतलब उन्हें गुस्सा आता था जब लोग घड़ी घड़ी उन्हें ब्रेव होने के लिए बोलते थे। वो सोचते थे कि बहादुरी कोई पैसे हैं क्या कि मैं अकाउंट में चेक डाल के निकाल लूं। लोग घड़ी घड़ी बहादुर होने बोलते हैं। मतलब जो भी डिसेबल्ड लोग होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उन्हें घड़ी घड़ी हम बोलते हैं हौसला रखो, हिम्मत रखो। सो एक दिव्यांग होने के नाते फिरदौस कांगा कह रहे हैं कि क्या मेरे पास कोई चेक है जो मैं कैश करूं जाके अकाउंट में? क्या बहादुरी कोई चेक है, ब्रेवरी कोई चेक है? सो इस तरह से उन्हें गुस्सा आता था जब लोग घड़ी घड़ी उन्हें बहादुर होने बोलते थे। देयर ही वॉज, अब यहाँ पे इस सेंटेंस को कंप्लीट करो। देयर ही वॉज टैपिंग एट अ लिटिल स्विच इन हिज हैंड। सो उनके हाथ में एक छोटा सा स्विच था, स्टीफन हॉकिंग के हाथ में। टैपिंग एट अ लिटिल स्विच इन हिज हैंड, ट्राइंग टू फाइंड वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर। वो कंप्यूटर में वर्ड्स ढूंढ रहे थे, जो उन्हें बोलना था उसके लिए वो वर्ड्स ढूंढ रहे थे। फोर्थ, यू लुक एट हिज आईज विच कैन स्पीक। आप उनकी आंखों के तरफ देखते हो जो कि बोल पाती हैं। एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, और वो कुछ बड़ा बोल रही हैं, कुछ अर्जेंट सा बोल रही हैं। उनकी आंखें बोल सकती हैं कुछ बड़ा और कुछ अर्जेंट। इट इज़ हार्ड टू टेल वॉट, वो पता नहीं क्या बोल रही हैं उसकी आंखें, पर कुछ बड़ा बोल रही हैं। 5, इट डजंट डू मच गुड टू नो। ये कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, गुड टू नो दैट देयर आर पीपल। मतलब जब उससे सवाल पूछ रहा है राइटर कि आपको कैसा लगता है जब आपको पता लगता है आपको लोग देख के मुस्कुरा रहे हैं। सो स्टीफन हॉकिंग आंसर कर रहे हैं, इट डजंट डू मच गुड टू नो, कि कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, दैट देयर आर पीपल स्माइलिंग विद एडमिनिस्ट्रेशन टू सी यू ब्रीदिंग स्टिल, कि आप जिंदा हो ये देख के लोग स्माइल कर रहे हैं। मतलब स्टीफन हॉकिंग की लाइफ कैसी थी, वो एकदम व्हीलचेयर बाउंड इंसान थे और बहुत सारी कारणों की वजह से उन्हें दूसरों पे निर्भर रहना पड़ता था, बोल नहीं सकते थे ढंग से, इवन बैठने में भी तकलीफ होती थी, एकदम झुके हुए थे एक साइड से, बॉडी एकदम ऊपर का हाथ एकदम ऊपर का भाग पूरा पैरालाइज्ड था। इतनी ज़्यादा तकलीफ़ों के बाद आप सोच सकते हो कि वो सिर्फ सांस ले रहे थे। सो वो कह रहे हैं फिरदौस कांगा को कि वो फिरदौस कांगा कह रहे हैं लोग आपको देख के मुस्कुराते हैं तो आपको अच्छा लगता होगा। तो वो कहते हैं किस बात का अच्छा लगेगा कि मैं अभी भी सांसें ले रहा हूँ, इस बात का। सो वो थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड थे अपने, क्या ऑब्वियसली मैंने आपको पहले भी बोला हमें थोड़ी सी तकलीफ आती है हम इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, वो तो लाइफ ही ऐसी जी रहे थे तो ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन होना तो एकदम स्वाभाविक था। सो दीज वर द मैचेस, मतलब ये आधी लाइन थी, इस आधी लाइन को और आधी लाइन और आधी लाइन, मतलब एक पूरा सेंटेंस बन गया। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाला, देयर वॉज दिस असिस्टेंट ऑन द लाइन एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया। सो ये कंप्लीट लाइन थी। ठीक है, सो ये था हमारा पेज 105 पे क्वेश्चन 11। अभी यहाँ पे आपका पेज 106 है NCERT का ही, वहाँ पे है क्वेश्चन 1, fill in the blanks in the sentences below using the appropriate forms of the words given in the following box। So इस बॉक्स में से आपको ब्लैंक्स फिल करनी है और अप्रोप्रिएट वर्ड्स फिल करने हैं। आई मेट अ ब्लैंक फ्रॉम एन एंटीक लैंड, एक बहुत ही पुरानी जगह से मुझे आई मेट अ ब्लैंक, कौन मिला? गाइड मिला, सक्सीड, शेयर, ट्रेवल, पेल, ड्रो, ट्रू। तो मुझे कौन मिला? अच्छा, इसने बोला है अप्रोप्रिएट फॉर्म कर लगाना है। अप्रोप्रिएट फॉर्म मतलब
इसका थोड़ा सा फॉर्म भी चेंज करना है। सो आई मेट अ ट्रेवलर, ठीक है, आई मेट अ ट्रेवलर, ठीक है, मैं एक ट्रेवलर से मिला। नेक्स्ट है सेकंड, आई नीड स्पेशल ब्लैंक इन मैथमेटिक्स, आई कांट काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव फेल्ड इन द सब्जेक्ट। कह रहा है कि मुझे मैथ्स सब्जेक्ट में स्पेशल ब्लैंक चाहिए, मैं इतनी ज़्यादा बारी फेल हो चुका हूँ कि मैं गिन भी नहीं सकता हूँ। सो आई नीड अ स्पेशल गाइडेंस। सो सेकंड है गाइडेंस। थर्ड, द गाइड कॉल्ड स्टीफन हॉकिंग अ वर्दी ब्लैंक टू इसैक न्यूटन। सो जो स्टीफन हॉकिंग थे वो इसैक न्यूटन के मतलब सक्सेसर माने जाते थे, मतलब इसैक न्यूटन की कुर्सी उन्हीं के लिए खाली रखी गई थी कैम्ब्रिज में। सो वर्दी सक्सेसर। Fourth, his other problems blank into insignificance beside this unforeseen mishap. So, मतलब उनकी बाकी प्रॉब्लम्स, उनको और भी प्रॉब्लम्स होगी पर उनकी बाकी प्रॉब्लम्स एकदम अनइम्पॉर्टेंट हो गई। इनसिग्निफिकेंस मतलब अनइम्पॉर्टेंट हो गई। बिसाइड्स दिस अनफोर्सीन मिशैप, मतलब वो उनको पता ही नहीं था कि ऐसा भी है। सो उसको देख के उनकी बाकी प्रॉब्लम्स एकदम ओझल हो गई। सो पेल्ड मतलब एकदम धुंधली हो गई, बाकी प्रॉब्लम्स तो एकदम धुंधली हो गई, उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। फिफ्थ, द मीटिंग वॉज ब्लैंक बाय द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द बोर्ड। जो मीटिंग थी, द मीटिंग वॉज चेयर्ड, ठीक है, वो मीटिंग कौन अटेंड करा रहा था? सबसे छोटा आदमी था बोर्ड का, वो उस मीटिंग को चेयर कर रहा था, मतलब वो उस मीटिंग की अगुवाई कर रहा था, चेयर्ड। Some people say yours blank when they informally refer to themselves. कुछ लोग क्या बोलते हैं? yours truly, ठीक है, कुछ लोग आपको yours truly बोलते हैं जब वो अपने बारे में बात कर रहे होते हैं। So some people say yours truly when they are informally refer to themselves. So true का truly। Last, I wish it had been a blank match. We would have been spared the noise of celebrations at least. कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि वो एक ड्रॉन मैच होती। ड्रॉन मैच मतलब कोई भी नहीं जीतता। सो इट हैड बीन अ ड्रॉन मैच, कि ड्रॉ हो गया होता है इस मैच में। ड्रॉन मैच, वी वुड हैव बीन स्पेयर्ड द नॉइज ऑफ सेलिब्रेशंस, तो कम से कम हम सेलिब्रेट तो कर पाते। सो यहाँ देखो क्वेश्चन में क्लियरली बोला था अप्रोप्रिएट फॉर्म यूज करना है, मतलब ऐसे नहीं, ऐसा का ऐसा स्ट्रेट नहीं लिख देना है, आपको अप्रोप्रिएट फॉर्म यूज करना है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2, look at the following words, walk, stick. Can you create a meaningful phrase using both these words? It is simple. Add ing to the verb and use it before the noun. Put it in an article at the beginning. So आपको कह रहा है जैसे दो शब्द है walk और stick, उसको यूज करके कुछ फ्रेज बनाओ, कोई छोटा सा सेंटेंस का हिस्सा। So a walking stick, ठीक है। फिर रीड सेशन का कैसे बनाओगे? सो रीड सेशन का बनाओगे अ रीडिंग सेशन। जैसे अ वॉकिंग स्टिक, तो रीडिंग देखो 1 2 3 4 5 6 के आपको फ्रेसेस बनाने हैं, ठीक है। सो हम बनाते हैं 6 के फ्रेसेस। सो ये मेरे ख्याल से आपको नोटबुक में ही लिखना पड़ेगा। सो
यहाँ पे रीड सेशन का है, अ रीडिंग सेशन, ठीक है। ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन 2, पेज 106 का क्वेश्चन 2। सो पेज 106 क्वेश्चन 2, ठीक है। सो रीड सेशन का है, अ रीडिंग सेशन, अ रीडिंग सेशन, ठीक है। फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। फिर सेकंड है स्माइल फेस, तो स्माइल फेस का क्या होगा, अ स्माइलिंग फेस, अ स्माइलिंग फेस। फिर तीसरा है रिवॉल्व चेयर, सो रिवॉल्व चेयर का क्या होगा, अ रिवॉल्विंग चेयर। फिर फोर्थ वॉक टूअर, वॉक टूअर का क्या होगा, अ वॉकिंग टूअर। नेक्स्ट है डांस डॉल, डांस डॉल का क्या होगा, अ डांसिंग डॉल। नेक्स्ट है विन चांस, विन चांस का क्या होगा, अ विनिंग चांस। ठीक है। सो अ रीडिंग सेशन, अ स्माइलिंग फेस, अ रिवॉल्विंग चेयर, अ वॉकिंग टूअर, अ डांसिंग डॉल, अ विनिंग चांस, ठीक है। सो हम करते हैं क्वेश्चन 3 अब। सो क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, यूज ऑल और बोथ इन द ब्लैंक्स। अच्छा, आपको ऑल या बोथ यूज करना है, ठीक है। यहाँ ऑल या बोथ, यूज ऑल और बोथ इन द ब्लैंक्स, टेल योर पार्टनर वाई यू चूज वन और द अदर, ठीक है। सो या तो ऑल यूज करो या तो बोथ यूज करो। सो फर्स्ट है ही हैज 2 ब्रदर्स ब्लैंक आर लॉयर्स, तो 2 भाई हैं। सो देखो सीधी सीधी बात है, जब 2 हैं तो बोथ यूज होगा, 2 से ज्यादा हैं तो ऑल, सीधा कॉमन सेंस है। सो ही हैज 2 ब्रदर्स, बोथ आर लॉयर्स, बोथ क्यों यूज हुआ, क्योंकि 2 जने हैं। मोर देन 10 persons कॉल्ड फुल स्टॉप ब्लैंक ऑफ देम वांटेड टू सी यू, सो सारे के सारे 10 जनों को बुलाया गया, ऑल ऑफ देम, सब आपसे मिलना चाहते थे। नेक्स्ट, दे ब्लैंक चीयर्ड द टीम, दे मतलब उन सब ने, दे ऑल। नेक्स्ट, ब्लैंक हर पेरेंट्स आर टीचर्स, सो पेरेंट्स कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, माँ बाप, सो बोथ। हाउ मच हैव यू गॉट, गिव मी ब्लैंक ऑफ इट, सो हाउ मच हैव यू गॉट, आपको क्या क्या मिला है, गिव मी ऑल ऑफ इट, मुझे सबका सब दे दो, ठीक है। सो इस तरह से ये आपके बोथ, ऑल, ऑल, बोथ, ऑल, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 पेज 107 पे, कंप्लीट ईच सेंटेंस यूजिंग द राइट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट्स। सो कह रहा है कि ये हमने 5 सेंटेंसेस दिए हैं, आपको एडजेक्टिव यूज करना है, ठीक है। सो माई फ्रेंड हैज वन ऑफ द ब्लैंक कार्स ऑन द रोड, मेरे फ्रेंड के पास वन ऑफ द यूज हुआ है, सो द मतलब फास्टेस्ट, फास्टेस्ट। दिस इज द ब्लैंक स्टोरी आई हैव एवर हर्ड, सो दिस इज द वर्ड यूज हुआ है, तो द है मोस्ट इंटरेस्टिंग, ठीक है। ऑब्वियसली सुपरलेटिव डिग्री हुआ, आपने डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ा था, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, सो दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, सो मोस्ट इंटरेस्टिंग।
What are you doing now? What are you doing now is blank, then what you did yesterday. अब यहाँ देखो THAN then है, मतलब कंपेरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन है. सो easy का क्या होगा? easier. आपने ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन्स पढ़े होंगे. easy, easier, easiest. तो यहाँ THAN then है, THAN then है, so easier. Ramesh and his wife are both blank. So Ramesh and his wife are both short. दोनों short हैं, दोनों की हाइट कम है. नेक्स्ट, he arrived blank as usual. कि वो as usual, he arrived blank as usual. Even the chief guest came dash than he did. So he arrived late. वो हर तरह जैसा लेट ही आया. Even the chief guest came earlier. THAN then यूज हुआ है, so earlier. ठीक है. सो इस तरह से आप इन सबको फिल कर सकते हैं. ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन्स यूज हुए. सो जस्ट राइट ईच एंड एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली. जो क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस हुए, राइट देम इन योर नोटबुक. जो एक्सरसाइज डिस्कस हुई, राइट देम इन योर टेक्स्ट बुक, NCERT टेक्स्ट बुक, एंड व्हाट्सएप मी द एंटायर थिंग. विद दिस आई एम एंडिंग माई टुडेज लेक्चर. थैंक यू.